एक भाई ने कमेंट किया कि भैया एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, एक भी नहीं, कोई भी चैप्टर का नहीं। तो मैंने कहा ओके, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा। इस तरह से मैंने पीडीएफ बना रखा है हर किसी का, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ बना रखा और इस पीडीएफ से मैं आपको बेहतर तरीके से कराने वाला हूँ मेरे भाई, अच्छे तरीके से देखना। तो पहला चैप्टर है आपका और उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहले देखो ये सारांश है, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ कर रखा है और मैं सब चीज़ आपको लाइन बाय लाइन करके दे रहा हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको? सारांश दिख रहा है। तो सारांश भी सब चीज़ डिटेल में करो यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग अभी करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं अपना मार्कर एंड देन अच्छे देखो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को। मैं आपको एक एक पीडीएफ दे दूंगा जो बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वाले जो भी सेक्शन होते हैं ना, वो सारे सेक्शन में आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो निवास स्थान पूछ रहा है, यानी कि जगह पूछ रहा है। अगर मैं आपको डिटेल में कराऊं कि लेखक के बारे में, सबसे पहले अगर मैं आपको परिचय करा दूं मेरे भाई, क्या करा दूं? सबसे पहले लेखक के बारे में अगर मैं आपको परिचय दिखा दूं, थोड़ा सा देख लो, ज़्यादा नहीं था ना, हल्का सा देख लो, हल्का सा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर चैप्टर आ गया तुम्हारा, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका मेरे भाई बातचीत। क्या है? बातचीत, ठीक है। और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ध्यान से सुनना, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 में, ठीक है। और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 में। ध्यान से देखना, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, दो चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। निवास स्थान की बात करते हैं, निवास स्थान, ठीक है। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अभी जस्ट जैसे पहला क्वेश्चन था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो इसी में से न बनाएगा कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो इस तरह से मैं डिटेल में आपको, माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, अच्छे से याद रख लो। क्या? मदर का नाम था क्या मेरे भाई? पार्वती देवी। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और भी इसमें शिक्षा उक्षा सब चीज़ें हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो शिक्षा भी है, देख लो, थोड़ा सा शिक्षा देख लो बस, और ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। किसकी? एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कब दी थी? 1867 में। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। तो अच्छे से याद करना है। वृत्तियाँ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब तो मैं अभी नहीं कराने वाला, ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ। देख लो वीडियो को ऐसे पॉज करके, यानी कि रोक के देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के, हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक ना। तो चलो डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। प्रश्न उत्तर पार हो गया, उसके बाद आएगा सारांश, तब आएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव और पहला सवाल का आंसर आप फटाक से बताओगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पहला का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ करा दूंगा, ठीक है। हर वो चीज़ करा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आगे के हम लोग सवाल को करते हैं, ठीक ना। आगे के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है आपका कि बालकृष्ण, यहाँ देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी रचना, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती लिखा था, मेघदूतम लिखा था, मेघनाथवध लिखा था, वेड़ी संसार नहीं लिखा था। क्या? वेड़ी संसार नहीं लिखा था, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन, अरे यार वेड़ी संसार तो लिखा था ना, ए मेघदूतम हो जाएगा। कौन सा? सही ऑप्शन सी होगा। मेघदूतम नहीं लिखा था, नहीं पूछ रहा था सवाल में, ठीक है। तो नहीं लिखा था कौन सा? मेघदूतम, ठीक है मेरे भाई, कौन सा? मेघदूतम। अगला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, ठीक है। किस युग के रचनाकार थे? कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो एक किस युग के थे? तो आपको बताना है भारतेंदु युग के थे, या प्रसाद युग के थे, या द्विवेदी युग के थे, या पूर्ण भारतेंदु युग के थे, ठीक है। तो आपको बताना है। और कौन सा सवाल है? 3 नंबर का सवाल है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग के थे। कौन था? भारतेंदु युग के थे। याद रहेगा ना, भारतेंदु युग के, पूर्व नहीं, पूर्व भारतेंदु युग नहीं, भारतेंदु युग। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि चौथा नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से, गोदा,
अपने अपने अजनबी मौला आंचल या 100 अजान एक सुजान। तो इसमें से कौन सा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा उपन्यास लिखा गया था? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से बात कर रहा है। वाक शक्ति अगर इंसान में ना रहेगा तो पूरा सृष्टि क्या होगी? गूंगी होगी, क्योंकि वाक शक्ति का मतलब होता है जो इंसान ना बोल सकता है ना सुन सकता है, यानी गूंगा के समान होता है, तो वाक शक्ति होता है। बेसिक सी बातें थी, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक ना। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले, है ना, पाठ को नंदी पाठ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नंदी पाठ बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से याद रहेगा ना। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला सवाल है हमारा 7 नंबर का, कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है ना। सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से हमारा जो मन है ना, हल्का एवं क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। अगला सवाल है जो कि 8 नंबर का सवाल है आपका, ठीक है। 8 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को न मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुंह देखने के लिए 16 वर्ष तक नहीं मिला था। 16 वर्ष तक को मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था, याद रखना। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है जो कि 9 नंबर का सवाल है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ये बात किसने कही थी? वेन जॉनसन ने ये बात कही थी। वेन जॉनसन ने ये बात कहा था, है ना, कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? यानी सच वाली बातचीत, रियल वाली, भावनाएं आती हैं निकल के अंदर से, आप सच बातें किसी को बता सकते हो। तो 2 लोगों के बीच में असल बातचीत होती है। कितने लोगों के बीच में होती है? 2 लोगों के बीच में होती है। तो अभी इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियोस को शेयर कर दो दोस्तों में, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 11 नंबर का सवाल है, प्राय जमाने की शिकायत संबंधित बातें कौन करता है? तो जमाने के शिकायत संबंधी जो बातें हैं ना, वो बुजुर्ग लोग करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, ठीक है। तो बुजुर्ग होगा या बूढ़ा दे देगा तो बूढ़ा मारना, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है, कि कहाँ की बात निराली होती है? कहाँ की बात निराली होती है? तो चंडू खाने की बात। चंडू खाने की बात क्या होती है? निराली होती है, ठीक ना। बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप अच्छे से करोगे मेरे भाई, अच्छे तरीके से आप याद करोगे एंड बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? बातचीत। तो वैसे ही पकड़ सकते हो कि बातचीत करने की एक कला को हम बोलते हैं आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है? कला, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। 1 मिनट गाइस, कॉल है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। कौन सा? 14 नंबर का सवाल करते हैं, निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है? निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द? तो काव्य कला। काव्य कला याद रखना, काव्य कला। कौन सा? काव्य कला मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करते हैं, 15 नंबर का सवाल करते हैं, परमार्थ का अर्थ बतलाना है आपको। 15 नंबर के सवाल में क्या बतलाना है? परमार्थ का अर्थ बतलाना है। तो परमार्थ का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट वस्तु। क्या होता है? उत्कृष्ट वस्तु, याद रखना, उत्कृष्ट वस्तु, ठीक है। उत्कृष्ट वस्तु मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 16 नंबर का सवाल है आपका, कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार बतलाना है। बातचीत के लेखक कौन था? बालकृष्ण भट्ट थे। तो इस तरह से आप अच्छे से याद रख सकते हो एंड आपको याद भी है। अगला सवाल हम लोग करते हैं, 17 नंबर का सवाल है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में, ठीक है। कब? 23 जून 1844 में हुआ था। अगर कोई चीज़ ना याद होता है तो 2-2 बार बोलो, 3-3 बार बोलो। इस तरह से जब आप बोलोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद होती हैं। और एक कोड भी है कि आप किसी भी चीज़ को 7 बार बोल देते हो ना, वो चीज़ें छप जाती है दिमाग में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, 19 नंबर का सवाल है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने मोटे मोटे निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने कुल 1000 के आसपास मोटे मोटे निबंध लिखे थे। तो 1000 अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम तेज़ी से कराते हैं क्योंकि आपका टाइम ना जाए, आपका टाइम बचे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बतलाना है, ठीक है। तो देखो, जैसा काम वैसा परिणाम उनके द्वारा लिखा गया था प्रहसन में, ये नई रोशनी उनके द्वारा ही लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही, और आचार का विखंडन। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छे तरीके से करेंगे। अगला सवाल हम लोग करते हैं जो कि 21 नंबर का सवाल है, ठीक है।
बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? अरे बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। किनके? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था। अगला सवाल है जो कि 22 नंबर का सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, दमयंती स्वयंवर। ठीक है, अगला सवाल जो कि 23 नंबर का सवाल है आपका मेरे भाई, कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल हैं? किस काल के पूछ रहा है, याद रखना, आधुनिक काल के। यहाँ पर आधुनिक गलत है, आधुनिक काल। ठीक है, अच्छे से याद रखना, क्या? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के मेरे भाई। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, 24 नंबर का सवाल करते हैं, बाल कृष्ण भट्ट के रचना बाल कृष्ण भट्ट क्या है? तो ये क्या है? एक कहानी है, एकांकी है। तो यह क्या है? ललित निबंध है। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट क्या है? ललित निबंध है। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है जो कि 25 नंबर का है, बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि और लालसा किसने जगाई थी? माता पार्वती ने। माता पार्वती ने। तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक ना, माता पार्वती ने। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 26 नंबर का सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बाल कृष्ण भट्ट महाकाव्यकार नहीं थे, क्योंकि पत्रकार थे, निबंधकार और आलोचनाकार थे। तो बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से ना क्वेश्चन पे पकड़ बना के रखो, क्वेश्चन बोल के रहा है उसको 2-2 बार बोलो, 3-3 बार बोलो, चीज़ें याद हो जाएगी। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है? तो यह बात किसने कही थी? आपको बताना है। 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, रघुवीर सहाय ने यह बात कही थी कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है। तो यह बात रघुवीर सहाय ने कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 28 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक ना, बाल कृष्ण भट्ट के समय के कौन सा साथी साहित्यकार था? मतलब बाल कृष्ण भट्ट के समय में उनका साथी कौन था? तो आपको बताना है। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, ये दोनों थे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन दे दिया है। मान लो देता डी में नॉन ऑफ दीज, इसमें देता ए एंड बी, तब कौन मारते? ए एंड बी मारते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक ना, अगला सवाल हम लोग करेंगे। अगला सवाल है 29 नंबर का, चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या है? चंडू खाने का अर्थ होता है अफीम खाने वाला जगह ना, मतलब जहाँ पर इंसान अफीम खाता हो, नशा करता हो, वो सुरक्षित जगह को बोलते हैं। अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, यानी कि लोग जहाँ पर नशा उशा करते हैं वहाँ के लिए सुरक्षित स्थान होता है वो। ठीक है, और अगला है चमनिस्तान शब्द का अर्थ बतलाना है। तो चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गया होगा एंड चैप्टर फर्स्ट आपको अच्छे से याद हो गया। आप जाके प्ले स्टोर से अपना MK ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ध्यान से देखो, और यहाँ पर कुछ कोर्सेस होंगी वो ले सकते हो, या मैं फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत जल्द डेमो में। तो सब आप डाउनलोड कर सकते हो एंड आप मचा सकते हो। ठीक है, एक PDF में पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, पूरा जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो भाई फ़ायदा उठा सकते हो, जाके डाउनलोड कर लेना। सो मिलते हैं भाई अगले वीडियोज़ में एंड अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है।